हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीन थेरेपी के बारे में। ये एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.4 का टॉपिक है। जीन थेरेपी होती क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी की बाइक जो है वो ख़राब हो गई है, वो चल नहीं रही है, तो मैकेनिक के पास जाते हैं। तो मैकेनिक क्या करता है कि उस बाइक में देखता है कि कौन कौन से जो पार्ट है वो डैमेज हो गए हैं, तो उन ब्रोकन पार्ट को वो निकाल लेता है और जो नए पार्ट्स है वो इंट्रोड्यूस कर देता है और बाइक ठीक हो जाती है। वैसे ही क्या होता है कि किसी इंसान की सेल, हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी होती है और सेल में क्या होता है, डीएनए, और डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीन। तो अगर किसी इंसान की जीन जो है वो डैमेज हो जाती है तो उस वजह से क्या होता है कि उसमें जेनेटिक डिजीज देखने को मिल जाती है। तो डॉक्टर क्या करेंगे, इस ब्रोकन जीन को या इस जो डैमेज हुई जीन को वो निकाल देंगे और एक नई फंक्शनल जीन जो है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे और वो इंसान की जो जेनेटिक डिजीज है वो क्योर हो जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी। टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी दो टाइप की होती है, सोमेटिक जीन थेरेपी एंड जर्मलाइन जीन थेरेपी। सोमेटिक जीन थेरेपी का मतलब क्या है कि सोमेटिक सेल में प्रेजेंट जो जीन है उसमें कहीं ना कहीं कोई डैमेज हो गया है, तो उसको क्योर करना ही सोमेटिक जीन थेरेपी है। लेकिन सोमेटिक सेल होती क्या है, ऐसी सेल जो कि एग और स्पर्म नहीं बनाती है। तो एग और स्पर्म जो नहीं बनाती है हमारी सेल, और उसको छोड़ के हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स है उसको हम कह देंगे सोमेटिक सेल। और ये जो सोमेटिक जीन थेरेपी है, ये पेशेंट, सोमेटिक जीन थेरेपी के जो इफेक्ट्स हैं वो केवल पेशेंट तक ही सीमित रहते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि सोमेटिक सेल का एग और स्पर्म से कोई लेना देना नहीं है और एग और स्पर्म में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वही केवल बच्चे में पास ऑन होती है, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती है। इसलिए ये केवल पेशेंट तक ही इसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट जनरेशन में इस थेरेपी का जो इम्पैक्ट है वो हमें दिखाई नहीं देता है। जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या होती है, जब जर्म सेल में प्रेजेंट जो जीन है वो डैमेज हो जाती है और डॉक्टर उसको क्योर कर देते हैं, तो उसको हम कह देंगे जर्म लाइन जीन थेरेपी। जर्म सेल्स होती क्या है, ऐसी सेल जो कि एग या फिर स्पर्म बनाती है, उनको हम कह देते हैं जर्म सेल्स। ये जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है इसका इम्पैक्ट केवल पेशेंट तक ही नहीं रहता है, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें भी दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट को कोई जेनेटिक डिजीज है और डॉक्टर ने क्या किया, जो डैमेज सेल थी उसको बाहर निकाल दिया और एक नई बढ़िया सी जीन को वहाँ पे, हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उस इंसान की जो जेनेटिक डिजीज है उसका ट्रीटमेंट हो गया। तो जो नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक डिजीज जो होने वाली थी अब वो नहीं होगी। तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है जर्म लाइन जीन थेरेपी का वो नेक्स्ट जनरेशन तक भी रहता है। अब हम देख लेते हैं कुछ टेक्निक्स। जैसे कि अगर हमें किसी ब्रोकन जीन को या फिर किसी डैमेज होने वाली जीन को रिप्लेस करना है तो उसके कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहला होता है जीन एडिशन, सेकंड है जीन एडिटिंग एंड थर्ड है जीन साइलेंसिंग। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में एक मटका है और वो टूट गया, तो उसके दो हिस्से हो गए। ऊपर वाला पार्ट आपने अलग रख दिया और जो नीचे वाला पार्ट है, जो ब्रोकन मटके का जो नीचे वाला हिस्सा है, उसके बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है कि आप उसका क्या कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि आप उसको फेंक दोगे। सेकंड ऑप्शन है कि आप उसमें पानी डाल के और अपनी बालकनी में रख दोगे ताकि जो बर्ड्स हैं वो उसमें से पानी पी सकते हैं। थर्ड यूज़ आप कर सकते हो कि उसमें मिट्टी डाल के उसमें प्लांट ग्रो कर सकते हो। तो उसी तरीके से जो ब्रोकन जीन है उसको भी क्योर करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि जीन एडिशन, जीन एडिटिंग और जीन साइलेंसिंग। फर्स्ट है जीन एडिशन। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम इसमें क्या करते हैं कि जो पेशेंट में प्रेजेंट जो ये डैमेज जीन है, या हाँ, जो डैमेज जीन है उसमें हम क्या करते हैं कि एक नई बढ़िया सी हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो इसको हम कह देते हैं जीन एडिशन। सेकंड है जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग में हम एक
मोलिकुलर सीजर का यूज़ करते हैं, एक कैंची का यूज़ करते हैं जिसका नाम है CRISPR-Cas9। ये एक मॉलिक्यूल है जो कि कैंची का काम करता है। तो डॉक्टर क्या करेंगे, इस CRISPR-Cas9 नाम के कैंची को यूज़ करेंगे और जो ब्रोकन पीस है जीन का उसको हटा देंगे। और हमारी बॉडी क्योंकि इंटेलिजेंट है, तो वो जो बचा हुआ वहाँ पे जो मिसिंग पार्ट है वो खुद ही बना लेगी, उसको खुद ही रिपेयर कर देगी उस फॉल्टी जीन को। तो इसको हम कह देते हैं जीन एडिटिंग। थर्ड है जीन साइलेंसिंग। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं कि जो ये डैमेज होने वाली जीन है, नॉन फंक्शनल जीन है, उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं, ताकि उसकी वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट हो रहा था वो अब नहीं होगा। तो ये थी 3 टेक्निक्स जीन थेरेपी की। अब देख लेते हैं जीन थेरेपी का एक सिंपल प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं डॉक्टर, लैब में एक बढ़िया सी हेल्दी जीन बनाते हैं, फंक्शनल जीन बनाते हैं। और ये जो फंक्शनल जीन है इसको हम डायरेक्ट पेशेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हम डायरेक्ट अगर चाहें तो आसमान में नहीं उड़ सकते, लेकिन हाँ एरोप्लेन में बैठ के ज़रूर से उड़ सकते हैं। उसी तरीके से इस फंक्शनल जीन को हम डायरेक्टली पेशेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके लिए इसको अपना एरोप्लेन चाहिए और वो एरोप्लेन का काम करता है वेक्टर। तो वेक्टर जो है वो कौन होता है, जनरली हार्मलेस वायरस का यूज़ किया जाता है वेक्टर के तौर पे। और इस एरोप्लेन में बैठ के, इस वेक्टर में बैठ के इस फंक्शनल जीन को अब इंट्रोड्यूस किया जाता है पेशेंट में। ठीक है, तो ये है जीन थेरेपी का एक सिंपल सा प्रोसेस। अब देख लेते हैं मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ जीन थेरेपी। तो फर्स्ट है जेनेटिक डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। ये जेनेटिक डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया। सेकंड है ब्लाइंडनेस। अगर जेनेटिक डिजीज़ की वजह से जो ब्लाइंडनेस होती है उसके ट्रीटमेंट में भी जीन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। थर्ड है न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ एंड फोर्थ है कैंसर के ट्रीटमेंट में। अब देख लेते हैं हम कि जीन थेरेपी से रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या हैं, कि डॉक्टर को जीन थेरेपी परफॉर्म करते टाइम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और जो पेशेंट है उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट है इम्यून रेस्पॉन्स। तो हमने देखा था कि हम फंक्शनल जीन को, हेल्दी जीन को हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते पेशेंट में। इसके लिए हमें एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, एक वायरस की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही बॉडी में ये वायरस इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बॉडी को लगता है कि, इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है जो हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इस तरीके से। तो ये वो वाला वायरस समझ लेता है जो कि हमें इन्फेक्शन देने वाला है। तो ये समझ के इम्यून सिस्टम जो है वो रिएक्ट करने लगता है और इसकी वजह से होता है क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। सेकंड है ऑफ टारगेट इफ़ेक्ट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो टारगेट सेल थी वहाँ पे वेक्टर नहीं जाता है, किसी दूसरी ही सेल में चला जाता है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स उस पेशेंट को झेलने पड़ते हैं। थर्ड है कि टेक्निकली देखा जाए तो ये प्रोसेस जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो वेक्टर है वो हो सकता है कि उस टारगेट सेल में ना जाके किसी और सेल में चला जाए। तो इस तरीके से टेक्निकली ये प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट है। फोर्थ है कि एक्सपेंसिव है। फिफ्थ है लिमिटेड अवेलेबिलिटी। तो ये थे जीन थेरेपी के कुछ चैलेंजेस। अब है कंक्लूजन। तो जीन थेरेपी के चैलेंजेस तो हैं, लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो रही है, जैसे कि CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी, तो जीन थेरेपी के ये जो चैलेंजेस हैं वो फ्यूचर में कम हो जाएंगे और जो जीन थेरेपी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। तो ये कंक्लूजन आप लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने बात करी थी जीन थेरेपी, उसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स, टेक्निक्स, प्रोसेस, एप्लीकेशंस, चैलेंजेस एंड कंक्लूजन के बारे में। तो हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।